नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपके जीवन में चार चांद लगाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, तो हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक स्नेह दें, प्रेम दें। साथ ही साथियों, आप खुद आगे बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाएं और हमें आगे बढ़ाएं। इसके अलावा हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे और उस नए टॉपिक का नाम है राजस्थान के दुर्ग या किले। राजस्थान के दुर्ग या किले। तो आइए साथियों, राजस्थान के दुर्ग की अगर बात की जाए तो राजस्थान के दुर्ग एवं किले। राजस्थान के दुर्ग एवं किले। तो देखो, राजस्थान के दुर्ग या किले। साथियों, राजस्थान के दुर्ग या किले की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल में अगर बात की जाए, इसी दुर्ग को टीले के नाम से भी जाना जाता था। किला बोल लो चाहे टीला बोल लो। और मनुस्मृति के द्वारा अगर बात की जाए तो जो दुर्ग हैं इन्हें 6 भागों में विभाजित किया गया है, मतलब 6 प्रकार के बताए गए। जबकि शुक्र नीति के द्वारा 9 प्रकार के और कौटिल्य के द्वारा 4 प्रकार के दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से दुर्ग हैं। ठीक है, आइए एक बार थोड़ा सा समझना। देखो, दुर्ग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो हम देखते हैं मनुस्मृति के द्वारा। मनुस्मृति के द्वारा मनुस्मृति के द्वारा जो दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है वो मुख्यतः 6 भागों में किया गया। कितने भागों में किया गया है तो याद रखना, 6 भागों में। कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए तो धनु दुर्ग। सेकंड है आपके जल दुर्ग। इसके बाद आ जाओ गिरि दुर्ग। फिर आपके वृक्ष दुर्ग। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाओ निर दुर्ग और मही दुर्ग। मही दुर्ग। मनुस्मृति में अगर बात की जाए तो मनुस्मृति में, ठीक है, 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। 6 प्रकार के कौन कौन से? धनु दुर्ग। धनु मतलब, ठीक है, वह दुर्ग जो मरुस्थली क्षेत्र में बने हुए हैं, जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरे हुए, रेतीले क्षेत्र से घिरे हुए हैं। ठीक है, इन्हें धानव दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो मरुस्थल से चारों ओर से घिरे हुए हैं वो कहलाते हैं आपके धनु दुर्ग। इसी प्रकार जो जल से चारों ओर से घिरे हुए हैं वो जल दुर्ग कहलाएंगे। जो पर्वतीय क्षेत्रों में बने हुए हैं, ठीक है, पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र में, तो पहाड़ी, पर्वतीय या ऊंचे टीले पर बने हुए जो दुर्ग हैं वो आपके गिरि दुर्ग कहलाएंगे। जो चारों ओर से वृक्ष से ढके हुए हैं, वनों में है, वो आपके वृक्ष दुर्ग कहलाएंगे। वह दुर्ग जो मनुष्य या फिर सैन्य अभियान के लिए है वो आपके नृ दुर्ग। नृ मतलब नर, नर मतलब मनुष्य, मतलब सैन्य से संबंधित जो दुर्ग है उन्हें नृ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मही दुर्ग क्या है? तो वे जो चारों ओर से परिधि से घिरे हुए हैं, जिस दुर्ग के चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, परकोटे हैं, वो आपके मही दुर्ग कहलाएंगे। मतलब चारों ओर क्या है? ठीक है, परकोटा है या फिर दीवार है। तो जहां दुर्ग के चारों दीवारें या परकोटे हैं वो मही दुर्ग कहलाता है। जो सैन्य से संबंधित है, सैन्य अभियान के लिए बनाए गए हैं, वो निरी दुर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जो वृक्ष या फिर वन से चारों ओर से घिरे हुए हैं वो वृक्ष दुर्ग कहलाएंगे। गिरि दुर्ग जो पर्वत पहाड़ियों पर है। जो जल, जिसके दुर्ग के चारों ओर जल है वो जल दुर्ग। और धनु दुर्ग जिसके चारों ओर को क्या है? मरुस्थल है।
वो आपके क्या कहलाएंगे, धनु दुर्ग कहलाएंगे। इन 6 प्रकार के जो दुर्ग हैं, इनमें अगर बात की जाए सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग मनुस्मृति के द्वारा जो बताया गया, वो किसे बताया गया है, तो याद रखना सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो बताया गया वो गिरि दुर्ग को बताया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सर्वप्रथम अगर बात की जाए, ठीक है, दुर्गों का वर्गीकरण मनुस्मृति में किया गया है। कितने प्रकार के, बोले 6 प्रकार के। 6 प्रकार के कौन कौन से, तो याद रखना धनु दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि, वृक्ष, निरे और मही दुर्ग। मही मतलब जिसके चारों ओर परकोटा है, निरे मतलब जो सैन्य से संबंधित है, वृक्ष जो जिसके चारों वृक्ष व वन है, गिरि मतलब जिसके चारों ओर पहाड़ी पर्वत, ठीक है, पठारी भागों पर है, ठीक है, और जल दुर्ग जिसके चारों ओर जल है, धनु दुर्ग जिसके चारों रेतीला मरुस्थल या जो धानव दुर्ग की श्रेणी में आते हैं वही धनु दुर्ग है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो गिरि प्रकार के दुर्ग है। कौन से हैं, गिरि प्रकार के दुर्ग है। अगर बात की जाए कौटिल्य के अनुसार, तो कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में, ठीक है, दुर्गों का जो वर्गीकरण किया वो कितने भागों में किया, 4 भागों में। पहले सबसे पहले धानव दुर्ग, ठीक है, तो धानवन दुर्ग या धानव दुर्ग एक ही बात है, ठीक है। फिर आ जाओ, यहाँ जल है, इसी जल को यहाँ पे ओदक के दिया गया है, तो ओदक, ठीक है। यहाँ है गिरि, और गिरि के बाद वन दुर्ग, गिरि के बाद वन दुर्ग। भाई धानवन दुर्ग मतलब जो चारों ओर मरुस्थल से है। ये ध्यान रखना ओदक दुर्ग अर्थात जल दुर्ग की बात की जा रही है। मतलब अर्थशास्त्र में, ठीक है, जल दुर्ग को जो नाम दिया गया वो कौन सा दुर्ग है, ओदक दुर्ग। ये क्वेश्चन आना है आपके, ठीक है, ओदक दुर्ग, क्योंकि नाम ऐसा है ना तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए पूछा जाता है। तो ओदक मतलब जल दुर्ग, गिरि दुर्ग मतलब जो पहाड़ी पर्वत पे है, वन दुर्ग जो वन में है वो वन दुर्ग कहलाएंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखना। और अभी ये क्वेश्चन आया भी है किसी न किसी एग्जाम में, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी हाल ही में किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, शायद मेरे हिसाब से रिट में पूछा गया है। रिट मैथ्स जो हुआ है उसमें, ठीक है, आपके दुर्ग दे दिए जिन्हें मिलान करना था, ठीक है, और उसमें जैसे ओदक दुर्ग दे दिया और उसके सामने दे दिया आपका कौन सा दुर्ग, गागरोन दुर्ग। तो गागरोन दुर्ग ओदक प्रकार का दुर्ग है। जैसे वन दुर्ग, तो वन के सामने इन्होंने दे दिया शायद चित्तौड़ दुर्ग, ऐसा कुछ दुर्ग था, ठीक है। तो वो सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन से आया था। तो याद रखना ओदक दुर्ग एक प्रकार का कैसा दुर्ग है, जल दुर्ग है। जिस प्रकार से मनुस्मृति में सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया गिरि दुर्ग को, उसी प्रकार कौटिल्य ने भी अपनी अर्थशास्त्र पुस्तक में सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो बताया वो किसे बताया है, तो याद रखना किसे बताया है, गिरि दुर्ग को बताया है। आ जाओ इसी प्रकार एक है आपके शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार शुक्राचार्य के द्वारा, ठीक है, दुर्गों का वर्गीकरण किया गया। बोले कितने भागों में, बोला 9 भागों में, ठीक है, कितने भागों में, 9 भागों में। सबसे पहले वही धानवन दुर्ग या धानव दुर्ग, फिर आ जाओ जल दुर्ग, फिर इसके बाद आ जाओ गिरि, फिर गिरि के बाद आ जाओ वन दुर्ग, फिर आ जाओ एरन दुर्ग, फिर आ जाओ आपके सैन्य दुर्ग, फिर आ जाओ आपके पारिक, पारिक, इसके बाद आ जाओ पारिद, एक आ जाओ आपके सहाय, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल अगर बात की जाए शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों की व्याख्या की गई है। 9 प्रकार के दुर्ग कौन कौन से हैं, तो ये ध्यान रखना है। धानवन दुर्ग, धानव दुर्ग मतलब भाई जो रेतीला या मरुस्थली क्षेत्र में है। तो जो रेतीला या मरुस्थली क्षेत्र में है वो कैसा दुर्ग है, धानव दुर्ग है, ठीक है। और सबसे अच्छा रेतीला मरुस्थली दुर्ग कौन सा है, बीकानेर का जूनागढ़, जिसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। जल दुर्ग, ठीक है, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है वो जल दुर्ग कहलाता है। सबसे अच्छा कौन सा है, गागरोन, बिना नींव का दुर्ग, ठीक है, गागरोन झालावाड़ में है। गिरि दुर्ग जो कि पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र में बना हुआ है, जैसे सोनार हो गया,
ठीक है, त्रिकुट पर्वत पे बना हुआ है, पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, पर्वत पे तो कैला देवी का है ना, त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का सोनादुर्ग, जबकि त्रिकुट पर्वत आ जाए तो करौली में। इसी प्रकार से ठीक है, आपके चित्तौड़गढ़ हो गया। ठीक है, ये सब पहाड़ियों पर बने हुए हैं। ठीक है, वन दुर्ग जो चारों ओर से वन से घिरा, चित्तौड़ भी वन से घिरा हुआ है, कुमलगढ़ भी वन से घिरा हुआ है। तो जो वन से घिरा हुआ वह वन दुर्ग है। एरन दुर्ग कि भाई जो झाड़ियों से घिरा हुआ है, कटीली झाड़ियों आड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, वन में तो ही है लेकिन किससे घिरा हुआ हो, झाड़ियों से। और सबसे बेस्ट एरन दुर्ग कौन सा है, रणथंबोर। ठीक है, सबसे बेस्ट एरन दुर्ग कौन सा है, रणथंबोर है। सैन्य दुर्ग, सबसे बेस्ट सैन्य दुर्ग जो कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। ठीक है, और याद रखना शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग बताया गया वो कौन सा बताया गया है, सैन्य दुर्ग को बताया गया है। जबकि मनुस्मृति और कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरी को बताया गया है। जबकि आपको याद रखना है शुक्र नीति के अनुसार सैन्य को बताया गया है। देखो पारीख है, इसके पीछे क्या रखा है, मतलब जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो, जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो वो पारीख दुर्ग कहलाएगा। इसके पीछे खा रहा है, पारीख है। ठीक है, तो जिस दुर्ग के चारों ओर क्या हो, खाई हो, ठीक है, वो आपके क्या कहलाएगा, पारीख दुर्ग कहलाएगा। एक है पारिध। ठीक है, पारिध ध मतलब परिधि, मतलब परिधि मतलब जिस दुर्ग के चारों ओर ठीक है दीवार हो, परकोटा हो, वो आपके पारिध दुर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो चारों ओर क्या होगा, दीवार होगी। तो जिस दुर्ग के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हो, ठीक है, तो दीवार है तो वो क्या कहलाएगी, पारिध। सहाय दुर्ग कौन से, सहाय दुर्ग मतलब भाई कहीं किसी ने सहायता करी हो राजा की, मतलब मित्र हो। ठीक है, मित्रगण हो, सैन्यगण हो, इन लोगों के निवास के लिए जो दुर्ग है वो कौन से कहलाते हैं, सहाय दुर्ग। तो याद रखना रिश्तेदारों मित्रों के लिए, रिश्तेदारों, रिश्तेदार व मित्रों के लिए। ठीक है, सैन्य के लिए, रहने के लिए जो दुर्ग बनाए गए वो सहाय दुर्ग। और राजस्थान में ऐसा दुर्ग का उदाहरण नहीं पाया जाता है। तो राजस्थान में टोटल जो दुर्ग पाए जाते हैं इनमें से 9 में से 8 प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। बोला कौन सा दुर्ग राजस्थान में देखने को प्राप्त नहीं होता है, तो आपको बताना है कौन सा नहीं होता है, सहाय दुर्ग। ठीक है, कौन सा दुर्ग नहीं होता है, सहाय दुर्ग नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन आना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, एक तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि पारीख और पारिध इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो पारिध बोल रहा है तो ध मतलब जिसके चारों परिधि है, परिधि मतलब दीवार है। पारिख ख मतलब जिसके चारों खाई है, वो पारिख दुर्ग है। एक एरन याद रख लेना, सैन्य याद रख लेना। सबसे अच्छा सैन्य दुर्ग कौन सा है, चित्तौड़ का है। सबसे बेस्ट सैन्य दुर्ग कौन सा है, चित्तौड़ का है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, एरन दुर्ग झाड़ियों वाला। और सबसे अच्छा कौन सा, रणथंबोर। ठीक है, सबसे अच्छा कौन सा है, रणथंबोर का है। वन दुर्ग, गिरी दुर्ग, ये आपके ठीक है सबसे बेस्ट कौन से, चित्तौड़ का है। ठीक है, और जल दुर्ग सबसे बेस्ट कौन सा, गागरोन है। ठीक है, झालावाड़ का। और धानव दुर्ग सबसे बेस्ट कौन सा, जूनागढ़, जमीन का जेवर। ठीक है, बीकानेर का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और पारिध है सबसे बेस्ट, जिसके चारों दीवार है, सबसे बड़ी दीवार तो कुमलगढ़ की है, 36 किलोमीटर लंबी है लगभग। ठीक है, तो पारिध बोल रहे हैं तो सबसे बेस्ट कौन सा हो सकता है, कुंभलगढ़ हो सकता है। कौन सा हो सकता है, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। ये आपके दुर्गों के प्रकार समाप्त। कुछ दो चार चीजें इंपॉर्टेंट याद रख लेना दुर्गों के संबंध में। ठीक है, कि राजस्थान में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा दुर्गों का निर्माण करता किसे कहा जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करता, निर्माण करता की अगर बात की जाए तो याद रखना सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करता कौन है राजस्थान में, तो याद रखना महाराणा कुंभा। ठीक है, महाराणा या राणा कुंभा को सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करता कहा जाता है। किसने कहा, तो याद रखना एक व्यक्ति है मेवाड़ का, इसका नाम है कवि राजा श्यामल दास, और इनकी पुस्तक है वीर विनोद। वीर विनोद नामक पुस्तक में कवि राजा श्यामल दास के द्वारा ये कहा गया कि मेवाड़ में लगभग 84 दुर्ग हैं।
मेवाड़ में कितने दुर्ग है? 84। बोला 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण मेवाड़ क्षेत्र में किसके द्वारा करवाया गया? तो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। किसने कहा है? वीर विनोद में कविराजा श्यामल दास ने कहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दुर्गों का राजस्थान में निर्माण करता किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। इसी प्रकार से सेकंड अगर बात की जाए तो ठीक है, महाराणा कुंभा के बाद वह व्यक्ति या वह राजा जिसने सेकंड सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किया है वो कौन है? तो आपको याद रखना है मालदेव। जोधपुर के राजा मालदेव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो जोधपुर के राजा मालदेव। हालांकि किताबों में तो नहीं मिलता है इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि कुंभा के बाद सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करता कौन है? मालदेव है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। एक थोड़ा सा अगर ध्यान में रखो तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। बोला कब किया गया है? तो 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब 2013 में। तो 2013 में अगर बात की जाए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। बहुत ही कॉमन सूत्र है, सब जने जानते हैं और बहुत अच्छा सूत्र है। ठीक है, क्या है? तो सूत्र है आपके 6 दुर्गों के नाम, इस सूत्र से याद कर लो। आम, चीकू, गाजर। आम, चीकू, गाजर। आम, चीकू, गाजर। तो देखो आम से तो हो गया आमेर जयपुर का। ठीक है, ची से हो गया चित्तौड़। कू से हो गया कुंभलगढ़। ठीक है, गा से हो गया गागरोन। जय से हो गया जैसलमेर। जैसलमेर का सोनार दुर्ग। बस यही याद रखना है, जालोर मत कर देना इसको। जैसे जैसे जैसलमेर होगा, जैसे जालोर दुर्ग नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ऑप्शंस में यही आना है। ठीक है, और एक याद रख लेना रणथंबोर। रणथंबोर याद रखना। ये 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो याद रखना टोटल कितने दुर्गों को शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया। आम, चीकू, गाजर। आमेर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर का सोनार और रणथंबोर। इन 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है दुर्गों के संबंध में जो आपको याद रखने। तो सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करता महाराणा कुंभा कविराजा श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद में कहा गया है। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करता कहा जाता है मेवाड़ क्षेत्र में। जबकि सेकंड नंबर पे मालदेव जो कि जोधपुर के शासक थे। आज सबसे पहले साथियों हम जिस दुर्ग का अध्ययन करेंगे और दुर्ग का नाम है आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? तो याद रखना चित्तौड़गढ़। देखो चित्तौड़गढ़ की पहली खास बात, ठीक है, इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसके निर्माणकर्ता कौन है? याद रखना चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य के द्वारा लगभग 7वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, ठीक है, वो मेवाड़ रियासत में आता है पहला तो। और मेवाड़ रियासत में गुहिलों का अधिकार था। किसका अधिकार था? गुहिलों का। किंतु गुहिलों से पहले भी यहाँ अधिकार था, बोले किसका था? मौर्यों का। मतलब चित्रांगद मौर्य के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया। मतलब 7वीं शताब्दी तक अगर बात की जाए यहाँ पर किसका अधिकार था? तो मौर्य का अधिकार था। मौर्य में ही एक शासक हुआ और उनका नाम हुआ मान मौर्य। ठीक है, कहते हैं एक शासक मान मौर्य हुए। और मान मौर्य की अगर बात की जाए तो 734 ईस्वी में कहते हैं गुहिल वंश के शासक बप्पा रावल या काल भोज के द्वारा, बप्पा रावल या फिर काल भोज के द्वारा, ठीक है, मान मौर्य पर आक्रमण किया जाता है। और मान मौर्य से कौन सा दुर्ग छीन लिया जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग छीन लिया जाता है। किसके द्वारा? बप्पा रावल के द्वारा।
तो चित्तौड़ पर गुहिल वंश का वह शासक जिसने सर्वप्रथम अधिकार किया था उसका नाम क्या था? बप्पा रावल था, काल भोज था। इन्हें ही मान भोज के नाम से भी जाना जाता है। आज पाकिस्तान में जो रावलपिंडी है वो इन्हीं के कारण कहलाता, बप्पा रावल, रावल से पड़ा रावलपिंडी। कहते हैं अरब आक्रमणकारियों को इन्होंने, ठीक है, रावलपिंडी तक खदेड़ दिया था, इसी कारण, ठीक है, इनका नाम, इन्हीं के नाम से उस क्षेत्र का नाम पड़ा रावलपिंडी। ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो मान मौर्य 734 ईस्वी में, ठीक है, बप्पा रावल ने, ठीक है, मान मौर्य से क्या जीत लिया था? चित्तौड़गढ़ जीत लिया था। ये थोड़ा सा याद रख लेना, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। चित्तौड़ की अगर बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, इसके कुछ अन्य नाम हैं, ठीक है। अन्य नाम देखो क्या क्या है। सबसे पहले चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसी कारण इसे चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है कि चित्रकूट पहाड़ी पर है, हालांकि मेसा के पठार पर है, लेकिन कुछ किताबों में चित्रकूट पहाड़ी भी लिखा हुआ है, इसी कारण इसे चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। तो चित्रकूट दुर्ग, इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। तो राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? तो आपको बताना है, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, ठीक है। इसे किलो का सिरमौर कहा जाता है, किलो का सिरमौर, ठीक है। तो किलो का सिरमौर किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। लेकिन यहीं पे याद रखो आप, ठीक है, जागीरी में अगर बात की जाए, किलो का सिरमौर जो है वो कुचामन दुर्ग को कहा जाता है, जागीरी किले में, ठीक है। जागीरी किले में किलो का सिरमौर जो है वो कुचामन दुर्ग है, ठीक है। तो जागीरी में अगर बात की जाए तो जागीरी में किलो का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो जागीरी में किलो का सिरमौर तो कुचामन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुचामन को। जबकि दुर्गाधीराज किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना, रणथंभौर को कहा जाता है, ठीक है। देखो दुर्गाधीराज, तो दुर्गाधीराज तो रणथंभौर को कहा जाता है, जबकि जागीरी में किलो का सिरमौर कुचामन है। और वैसे अगर बात की जाए किलो का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। इसे दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बोले किसको? चित्तौड़गढ़ को। इसे सर्वाधिक साके वाले दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो सर्वाधिक साके यहीं पर हुए, तो सर्वाधिक साके वाला दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़। 3 साके हुए हैं यहाँ पे। साका मतलब, साका किसे कहते हैं? कि भाई जहां पे केसरिया और केसरिया के साथ साथ जौहर हो, मतलब पुरुष तो केसरिया करते हैं, अपने आप को वीर गति को प्राप्त करवा लेते हैं, और महिलाएं जो हैं अपने आप की आहुति दे देती किसमें? अग्नि में, उसे कहा जाता है जौहर। तो जहां केसरिया और जौहर दोनों हो वो कहलाता है साका। तो आपको याद रखना है, सर्वाधिक साके वाले दुर्ग है। यहाँ पर 3 साके हुए हैं। 3 साके कब कब हुए? तो ये भी याद रख लो। प्रथम साका जो हुआ है यहाँ पे, ठीक, वो 1303 में हुआ है। द्वितीय शाखा अगर बात की जाए तो 1533-34 में, और तीसरा शाखा जो है 1567-68 में हुआ है। 1303 में, ठीक है, अगर बात की जाए तो याद रखना यहां विजय कौन हुआ? तो देखो 1303 में अगर विजय की बात की जाए, विजय कौन हुआ? केसरिया किसने किया और जौहर किसने किया? ये 3 चीजें यही याद कर लो। देखो अगर बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह, मतलब एक अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और, ठीक है, रतन सिंह के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी विजय हो जाता है, ठीक है। रतन सिंह केसरिया करता है, जबकि इसकी पत्नी पद्मिनी, ठीक है, वो आपके जौहर करती है। तो ये ध्यान रख लेना। सेकेंड अगर बात की जाए 1534 में, 1534 में अगर बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, बहादुर शाह 1534 में, बहादुर शाह गुजरात का शासक था,
और रावत बाघ सिंह। हालांकि शासक उस समय विक्रमादित्य होता है, लेकिन वो अल्पायु होती है उसकी, छोटा सा होता है। तो उसको विक्रमादित्य को तो जो है ठीक है वहां भेज देते हैं बूंदी अपने ननिहाल, ठीक है। जबकि प्रताप सिंह कोठारिया का जो जागीरदार होता है, ठीक है, रावत बाघ सिंह, ये सेना का नेतृत्व करता है, ठीक है, सेना का नेतृत्व करता है ये जो है, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे क्या करता है, केसरिया करता है। हालांकि इस समय जो जोहर किया गया था वो रानी कर्मावती हाड़ी रानी, जो कि राणा सांगा की पत्नी थी। कहते हैं इसने हुमायूं को राखी भी भेजी, लेकिन हुमायूं लेट हो गया, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे, ठीक है, बहादुर शाह जो अपना काम करके चला गया, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। जोहर जो किया जाता है वो कर्मावती के द्वारा किया जाता है, हाड़ी रानी कर्मावती, ये वही हाड़ी रानी कर्मावती है जो राणा सांगा की पत्नी है, जिसके द्वारा, ठीक है, अधूरा स्वप्न छत्री का निर्माण किया गया था। कहाँ पे, तो याद रखना रणथंभौर में। इसी प्रकार तीसरा जो शाखा होता है आपके, ठीक है, 1567-68 में होता है, ठीक है, मेन 68 में। अच्छा, यहां अगर बात की जाए युद्ध अकबर, ये वही है जलालुद्दीन अकबर, ठीक है। और इसके साथ साथ, ठीक है, जयमल, जयमल फत्ता, जयमल फत्ता यहाँ पे केसरिया करते हैं। यहीं पे वो 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में फेमस हुए कल्ला जी, ठीक है। जयमल को अपने, ठीक है, अपने चाचा को अपने, ठीक है, कंधों पे बिठा के युद्ध लड़ा था, ठीक है। जहां से निकला खून की नदियां बहा दी, ठीक है। बाद में अकबर ने बोला ये कौन जा रहा, बोले 4 हाथों वाले लोक देवता जा रहे, तजहब से फेमस हो गए कल्ला जी। तो यहीं से मामला है कल्ला जी का, मीराबाई इनकी बुआ थी, ये थोड़ा सा याद रखना। तो जयमल फत्ता ने यहाँ पे केसरिया किया, ठीक है। अकबर से युद्ध हुआ था, अकबर ने जयमल को संग्राम नामक बंदूक से, ठीक है, घायल कर दिया था। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में जब, ठीक है, अपन राजा पढ़ेंगे उस समय। लेकिन यहीं पे मैं थोड़ा बहुत इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो याद रखना, अकबर के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे विजय प्राप्त कर ली गई, जयमल फत्ता ने केसरिया करा। जबकि फत्ता की पत्नी और जयमल की बहन फूल कवर, ठीक है, फूल कवर यहाँ क्या करती है, तो याद रखना जोहर करती है। क्या करती है, जोहर करती है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। फूल कवर यहाँ क्या करती है, जोहर करती है। ये आपके सर्वाधिक दुर्गों वाला। एक थोड़ा सा और याद रखो, तो ये याद रख लेना, जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत जाते हैं तो इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर देते हैं, तो याद रखना खिजराबाद, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया जाता है। बोले कौन से, तो चित्तौड़ का, तो चित्तौड़ का एक नाम और क्या हो गया, खिजराबाद हो गया, ठीक है। तो चित्तौड़ के, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रकूट भी कहलाता है, राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर, खिजराबाद, दक्षिण का प्रवेश द्वार, सर्वाधिक दुर्गों वाला शाखा वाला दुर्ग। 3 हुए, कब कब हुए, 1303, 34 और 1534 और 1568 में। अलाउद्दीन खिलजी, रतन सिंह और पद्मनी, ठीक है, बहादुर शाह, रावत बाघ सिंह और करम्बावती, अकबर, जयमल फत्ता और फूलकवर। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। अन्य और क्या खास विशेषताएं हैं, तो देखो अन्य विशेषताएं देख लो एक बार, ठीक है। बोला ये बना हुआ कहाँ है, ठीक है, तो याद रखना एक पठार पे बना हुआ है। बोला कौन सा, बोला मेसा का पठार, ठीक है, मेसा का पठार। कुछ किताबों में चित्रकूट पहाड़ी भी लिखा हुआ है, तो ये भी याद कर लो। इसी कारण इसका नाम क्या है, चित्रकूट दुर्ग, ये थोड़ा सा याद रखना। बोला कोई नदियों के संगम पे बना हुआ है क्या, बोला हाँ। बोला 2 नदियां हैं, बोला कौन कौन सी, बोला एक बेड़च और एक गंभीरी। बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर बना हुआ है। बोला आकार कैसा है इसका, ये भी बता दो। तो बोला आकार जो है इसका, ठीक है, वो व्हेल मछली के समान है। किसके समान है, व्हेल मछली के समान है। तो व्हेल मछली के समान इसका आकार है, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार व्हेल मछली के समान है। बेड़च गंभीरी नदी, गंभीरी, गंभीर नहीं बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। गंभीर तो करौली वाली हो जाएगी, ये गंभीरी है, ठीक है। तो बेड़च और गंभीरी और मेसा के पठार चित्रकूट दुर्ग पर स्थित है। अच्छा, और क्या खास बातें हैं, बोले एक खास बात क्या है, बोले यहाँ पे कुछ प्रवेश द्वार है। बोले कितने प्रवेश द्वार है, बोले 7 प्रवेश द्वार है। कितने प्रवेश द्वार है, 7 बोले 7 प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं, 7 प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं,
देखो, प्रथम जो प्रवेश द्वार है उसे कहा जाता है पाड़न पोल, पाड़न पोल। फिर इसके बाद है भैरव पोल, फिर है आपके हनुमान पोल, हनुमान पोल के बाद है आपके गणेश पोल, ठीक है, फिर है आपके जोड़ला पोल, ठीक है, जोड़ला पोल के बाद लक्ष्मण पोल, फिर राम पोल, लक्ष्मण पोल और इसके बाद राम पोल। ये कुछ 7 प्रवेश द्वार है। इसमें से पाड़न पोल जो है वो मुख्य प्रवेश द्वार है, ठीक है, मुख्य प्रवेश द्वार। जबकि अंतिम प्रवेश द्वार कौन सा है, तो राम पोल अंतिम, ये अंतिम प्रवेश द्वार है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब देखो कुछ यहीं पर छत्रियां भी स्थित है, उसको यहीं पे याद कर लो। एक तो ये क्रम पूछा जा सकता है, ठीक है, मुख्य द्वार पाड़न, पाड़न भैरव हनुमान गणेश, जोड़ला लक्ष्मण और राम, बस इतना से याद रखना है। पाड़न पोल पर अगर बात की जाए तो याद रखना एक छत्री स्थित है, बोला किसकी स्थित है, तो याद रखना यहाँ एक छत्री है, बोला किसकी, बोला रावत बाघ सिंह की छत्री, वही रावत बाघ सिंह जिसने द्वितीय साक्य में केसरिया किया था प्रतापगढ़ का, ठीक है। भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में यहाँ भी 2 छत्री स्थित है, ठीक है। बोला भैरव और हनुमान पोल के बीच में एक तो छत्री है कल्ला राठौड़ की, 4 हाथों वाले लोक देवता, और एक छत्री जो है वो है जयमल की, जयमल की छत्री, ठीक है। जबकि देखो राम पोल जो है ना, यहां देखो फत्ता गोरा व बादल, फत्ता गोरा व बादल, ये 3 छत्रियां जो है वो यहां स्थित है, फत्ता गोरा व बादल की, ठीक है। तो फत्ता गोरा बादल की तो राम पोल याद रख लेना। जबकि ठीक है यहाँ जयमल, कुछ किताबों में क्या है जयमल और फत्ता की यही बताएगी, जबकि फत्ता की छत्री जो राम पोल के पास में है, ठीक है। तो हनुमान पोल पर जयमल और कल्ला राठौड़ की छत्री है, ये ध्यान रख लेना। और यहाँ फत्ता गोरा व बादल की छत्री स्थित है, ठीक है। इसके अलावा एक छत्री और है, बोलो कौन सी, बोला रेदास की छत्री भी यहीं स्थित है, जो कि मीरा के गुरु थे। तो रेदास की छत्री कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो रेदास की छत्री कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। एक थोड़ा सा याद रख लेना, एक कहावत भी प्रसिद्ध है यहाँ के लिए, ठीक है। बोला प्रसिद्ध कहावत क्या है, तो बोला गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ठीक है। गढ़ तो गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब सब गढ़ैया। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, किस किले के बारे में कहा गया है, चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा गया, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। याद रखना एक थोड़ा सा कि यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। बोले प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं, देखो यहाँ, ठीक है। बोले एक तो मंदिर है, बोलो किसका, तुल्या भवानी का, तुल्या भवानी का मंदिर, जो कि शिवाजी या मराठों की कुलदेवी है, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। एक है कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर कुंभा के द्वारा बनाया गया। एक है आपके मीरा मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट मीरा मंदिर यहीं पर है, और मीरा के गुरु रेदास उनकी छत्री भी यहीं पर स्थित है, तो ये भी ध्यान रखना। एक है आपके सतबीस देवरी, अब सतबीस देवरी है तो ये जैन मंदिर है, ठीक है। और जैन मंदिर 27 है, तो 27 मतलब 27 देवरियां हैं, तो 27 मंदिर है जैनों के, जिन्हें 27 देवरी के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। एक आपके यहां पर मंदिर है सूर्य मंदिर, और जो सूर्य मंदिर है इसमें ठीक है एक और तो कालका माता की मूर्ति भी है, और एक और चामुंडा माता की मूर्ति है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि सूर्य मंदिर में किसकी मूर्ति, तो भाई कालका माता और चामुंडा माता की, ठीक है। दोनों ही मूर्तियां, मेन कौन से आता है, कालका माता की, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा और एक आपके त्रिभुवन नारायण मंदिर है, त्रिभुवन नारायण मंदिर, और त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है, ठीक है, इसे समीदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, समीदेश्वर मंदिर, या फिर इसे मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है,
ठीक है, तो तीनों नाम आते हैं, तिरुभुवन नारायण मंदिर आ जाए, समीदेश्वर मंदिर आ जाए या मोकल मंदिर। अच्छा, कारण क्या मैं बता देता हूँ। इस मंदिर का निर्माण भोज परमार के द्वारा करवाया गया, किंतु इसका पुनर्निर्माण, ठीक है, कुंभा के पिता मोकल के द्वारा करवाया गया। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, ठीक है, मोकल के द्वारा करवाया गया है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। पुनर्निर्माण मोकल ने करवाया तो मोकल मंदिर कहलाया। इसे समीदेश्वर या फिर तिरुभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। निर्माणकर्ता कौन है? भोज परमार। यहीं पर, ठीक है, शांतिनाथ मंदिर भी स्थित है, शांतिनाथ मंदिर, ठीक है। और शांतिनाथ मंदिर की अगर बात की जाए तो, ठीक है, पहला तो याद रखना, इसे ही सिंगार चवरी भी कहा जाता है। ये वही सिंगार चवरी है जहां कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह के लिए बनाया था, फेरों के लिए, इसी कारण से सिंगार चवरी कहा गया। ये यहीं पर है शांतिनाथ मंदिर में, तो सिंगार चवरी शांतिनाथ मंदिर यही है। वास्तुकार थोड़ा सा याद रख लेना इसका, वास्तुकार कौन है तो याद रखना, जीन सेन सूरी जो है वो इसके क्या है? वास्तुकार है शांतिनाथ मंदिर के। तो शांतिनाथ मंदिर के वास्तुकार कौन है? जिनसेन सूरी है, ठीक है। एक आ जाओ, यहां पे विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ की अगर बात की जाए तो देखो खास विशेषता क्या है, मैं आपको बतला देता हूं। विजय स्तंभ, ठीक है, अगर बात की जाए तो नौखंडिया है। नौखंडिया मतलब टोटल अगर बात की जाए तो इसमें कितने खंड है? टोटल इसमें 9 खंड है। कितने खंड है? 9 खंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से 9 खंडिया है, ठीक है। एक याद रख लेना, किस युद्ध की याद में विजय स्तंभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाराणा कुंभा के द्वारा 1437 में सारंगपुर युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध लड़ा गया? सारंगपुर युद्ध लड़ा गया, ठीक है। तो 1437 में सारंगपुर युद्ध लड़ा गया, ठीक है। और कहते हैं कि ये युद्ध जो है वो महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में हुआ था। मांडू का शासक था महमूद खिलजी, ठीक है। और कहते हैं कुंभा ने जो है महमूद खिलजी को परास्त कर दिया, 6 महीने तक कैद भी रखा और कैद रखने के बाद इसे छोड़ दिया, ठीक है। ये महमूद खिलजी फर्स्ट था या सेकंड था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये महमूद खिलजी फर्स्ट था, क्योंकि महमूद खिलजी सेकंड से राणा सांगा युद्ध लड़ता है और उसे भी वो 6 महीने तक कैद रखता है। तो ये दोनों याद रखना है आपको, ठीक है। तो याद रखना, सारंगपुर का युद्ध जो हुआ, ठीक है, वो 1437 में हुआ, ठीक है। और इस युद्ध की याद में, विजय की याद में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। बोले इसका निर्माण चालू हुआ 1440 से लेकर 48 तक, ठीक है, लगभग 9 खंडिया, ठीक है। इसे अगर बात की जाए विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विष्णु की काफी मूर्तियां हैं, ठीक है। इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, ठीक है। मूर्तियों का अजायब घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारी, या मूर्तियों का विश्वकोश भी कहा जाता है, एक ही बात है, ठीक है। तो मूर्तियों का विश्वकोश या मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। बोले किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। इसमें से ये जो तीसरी मंजिल है ना, इस तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, तो ये भी पूछा गया है, ठीक है, कि विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है उस तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। विजय स्तंभ की अगर बात की जाए तो इसके वास्तुकार कौन है? अब इससे तो एक चीज पता पड़ गई कि ये किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है, इसी कारण से विष्णु स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। कितनी बार? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। वास्तुकार कौन है? तो याद रखना जयिता, ठीक है। जयिता जो है इसके क्या है? वास्तुकार है। इसके साथ इसके पुत्रों ने भी साथ दिया था, ठीक है, नापा, पोमा और पुंजा। नापा, पोमा और पुंजा, ठीक है। तो इन लोगों ने साथ भी दिया था, तो ये भी याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। यहीं पर विजय स्तंभ प्रशस्ति भी है, विजय स्तंभ प्रशस्ति। और विजय स्तंभ प्रशस्ति की अगर बात की जाए तो, ठीक है, याद रखना संस्कृत भाषा में अत्रि भट्ट के द्वारा लिखी हुई है, और अत्रि भट्ट का साथ इसके पुत्र महेश भट्ट ने दिया,
ये दोनों क्वेश्चंस आ चुके हैं कई बार। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, विजय स्तंभ की अगर बात की जाए तो वास्तुकार जैता है, नापा पुमा पूंजा इसके पुत्र थे, इन लोगों ने साथ दिया है, क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, विजय स्तंभ प्रशस्ति यहीं पर है। ठीक है, अत्रि भट्ट के द्वारा, संस्कृत भाषा में है। ठीक है, यहीं पर याद रख लो। ठीक है, कि महेश भट्ट जो इनके पुत्र थे उन्होंने इसका साथ दिया था। तो कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा और क्या खास विशेषता है कि भाई विजय स्तंभ को ही कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। ये कीर्ति स्तंभ है, ये भी ध्यान रख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट खास बात, ठीक है, कि ये हमारे जो राजस्थान पुलिस जो है ना, और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, इसके प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। तो इसका प्रतीक चिन्ह है, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, किसका प्रतीक चिन्ह है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस, इन दोनों के प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो यही विजय स्तंभ है। ये थोड़ा सा याद रखना। तो ये एक विजय स्तंभ है जो कि नौखंडीय है। ठीक है, विष्णु को समर्पित है। ठीक है, महाराणा कुंभा के समय सारंगपुर युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध की याद में, विजय की याद में इसे बनाया गया। ठीक है, जैता नापा पोमा पुंजा जो है इसके वास्तुकार है। अत्रि भट्ट और महेश भट्ट यहाँ पे जो विजय स्तंभ प्रशस्ति है उसके लेखक है। इसके अलावा इस मूर्तियों का अजायब घर, ठीक है, आपके, ठीक है, विष्णु स्तंभ कहा जाता है। एक थोड़ा सा याद रखो, तो ये भी ध्यान रख लेना, 122 फीट ऊंचा है, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कुछ किताबों में 120 है, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, एक थोड़ा सा याद रखना, राजस्थान पुलिस और हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, ठीक है, इसका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। एक और विजय स्तंभ है यहीं पर, और ये जो विजय स्तंभ है ना, ये 7 मंजिला है, और ये विजय स्तंभ जो है वो आदिनाथ को समर्पित है, जैन। ठीक है, तो जैन आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, और ये जो विजय स्तंभ है ये जैन व्यापारी जीजा के द्वारा निर्मित किया गया, जैन व्यापारी जीजा के द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है, और ये जो विजय स्तंभ ये 75 फीट ऊंचा है। ठीक है, और कब का है? तो याद रखना 12वीं शताब्दी का है। कब का है? तो 12वीं शताब्दी का है। ये विजय स्तंभ कब का है? 12वीं शताब्दी का है। तो मतलब विजय स्तंभ 7 मंजिला, आदिनाथ को समर्पित है ये वाला। जैन वो विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित था, उसके वास्तु का जैता था, इसके वास्तु का जीजा है। वो 122 फीट, ये 75 फीट ऊंचा है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो साथियों, हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा है।